चलें, जो पास हुई है वो अपना नाम बता दें ताकि फिर मैं उनको बाय नेम एड्रेस कर सकूं। बोलिए जी। हिना रशीद, एक हिना रशीद। आगे। और भी तो कोई होगी। इमरान तो कहता है आप में से 15 पास हुई हैं, तो कुछ तो होंगी यहाँ पे। एक हिना मौजूद है। और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप गजाला काशिफ, यस। आप भी पास हो गई। यस सर, मैं पास हो गई। सो थैंक यू सर, आप लोगों का आपके बहुत अच्छे लेक्चर होते थे जिनको बहुत बहुत मैंने सुना और फॉलो किया। तो थैंक यू सो मच सर। आई एम ग्लैड के यू फाउंड देम बेनिफिशियल के एंड हेल्पफुल इम्तिहान में। ऑब्जेक्टिव तो यही है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर। सिर्फ हेल्पफुल नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो आपकी एक्सपीरियंस की बातें हैं, जो आपकी क्लास की जो आप बताते हैं, वो कहीं पे भी नहीं है ऐसी चीजें। इवन आप सारे मैडम अरूबा, मैडम शहनाज, सब के जो मैंने आपका तो अपना अपना ही स्टाइल है, लेकिन सर आपका बहुत अच्छा होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं। डांटते भी है लेकिन बहुत अच्छा समझा। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, मुबारक हो गजाला। थैंक यू। और हिना, और भी है? एनीबडी एल्स? गजाला, तुमने हमारे लेक्चर्स में से कितने अटेंड किए होंगे अंदाजन? सॉरी सर। कितने लेक्चर्स आपने अटेंड किए? मैंने तो सर आप लोगों के बहुत सुने। मैंने मतलब प्रेजेंट नहीं किया। बस वो मेरे घर के कुछ होते थे, सरकमस्टेंस बच्चे होते थे जो मैं आवाजें आपको डिस्टर्ब कर लेती। लेकिन मैंने आपके सारे सुने काफी। हर टॉपिक में पहले आपका सुनती थी, आप लोगों का, और फिर मैं पढ़ती थी। अ, काफी फायदा हुआ सर मुझे, बहुत वो ज्यादा। सब पढ़ने से तो बेसिक नॉलेज तो वहां से आता है। मैं तो सिर्फ स्टाइल या अंदाज या मैनरिज्म आपको बताता हूँ कि आप ये बात इस तरह से कहें। जी सर। सर हाँ, यही बात तो थी, यही बात तो होती है जो हम लोगों को नहीं समझ में बात आ रही होती, कि हम वो वहां पे ये मतलब हम पढ़ तो सबकी सभी आते हैं, जी। लेकिन वहां पे प्रेजेंट कैसे करना है, यही बात थी जो ज़ाहिर है हम लोग भी फेल्योर थे, मैं भी फेल्योर थी पहले। और आपके ग्रुप से मुझे काफी फायदा हुआ। इस दफा मैंने कहा कि मुझे सुनना है तो सिर्फ सर वालों के लेक्चर सुनने हैं। बस मैं इस दफा जो मैंने तैयारी की, तो डेली आप लोगों के 2 3 4 सुन के और फिर अपने सारे नोट्स प्रिपेयर करती थी। गुड, बहुत बहुत मुबारक। विश यू गुड लक। थैंक मैं ये सारी आ जाए तो फिर मैं हाउ टू प्रोसीड फर्दर इस पे भी आज आप लोगों को 10-15 मिनट बात ओके सर। कहूँ। पास करने के बाद फातिमा वसीम, आप भी पास हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, मेरा पार्ट 2 का ये टॉक्स रह गए, चलो, क्योंकि सर वो मुझे ना, मेरी हैफेजत था बहुत ज्यादा, मैं मतलब आगे पीछे हो रही थी चीजें। चलो फिर डायग्नोसिस दोबारा सारे ठीक रिहर्सल थे। कर लीजिए, कोई बात, अगली दफा हो जी जाएगा सर। इंशाल्लाह। सर मेरा एमसीपीएस का लॉन्ग केस जो था ना, मैंने सर वो मैं इस तरह यूवी प्रोलैप्स आपके 8 तब होते थे लेक्चर्स, हाँ, हाँ। इस तरह ही आपके हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग केस है, मैं सारे सुन के फिर वो मेरे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से वो मेरा बहुत अच्छा हो गया था एमसीपीएस का। इसमें से वो टाइम लिमिटेशन इतनी कम है कि वो ना फिलहाल मुझसे कोप नहीं हो रहा था। ये वही तो मैं कहता हूँ, तभी तो आप लोग को डांटता हूँ कि आपके पास 7-8 मिनट है, इसमें पूरा करना है केस। आप इस बात पे की प्रैक्टिस कीजिए। आप रास्ते में इधर उधर गुम हो जाते हैं, वक्त जाया हो जाता है, और वो केस पूरा नहीं होता। यही बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सर हमें मैंने पेशेंट से जब हिस्ट्री ली,
हिस्ट्री लेके मैंने एग्जामिनेशन की तो मेरा सर समरी बताने का टाइम रह गया सर। और एक जब मैं मेरा पेशेंट दूसरा ऑप्स का था, उसमें सर मैंने एग्जामिनेशन करके मैडम को समरी बताई तो मैडम कहती आप मुझे केस पूरा बताएं। सर मुझे समझ नहीं आई। पहले जैसे होता था कि हम एक लाइन की समरी बताते थे। जब मैंने मैडम को समरी भी बताई तो मैडम ने कहा कि नहीं आप मुझे पूरी हिस्ट्री बताएं। तो वो मुझे नहीं समझ नहीं, नहीं आई। यहाँ पे मैडम सही है। एक समरी एक लाइन की नहीं होती, समरी एक लाइन की नहीं होती। वो दो तीन उसमें मेजर पॉइंट्स जो है ना, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के आपको बनाने होते हैं, ताकि फिर एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो जाए। तो मैडम यहाँ पे सही थी, एक लाइन की समरी नहीं होती। तो मैं परसीव नहीं कर सकी नहीं सर। जैसे पहले होता था ना कि हमें मैडम वाले कहते थे अब आप अपना बताएं, कि हाँ। आपने जो पहले हम समरी बताते थे पूरी, फिर उसके बाद फिर जैसे वाइवा प्रोसीड करता था। तो बस ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट चलो लगा। खैर, कोई बात नहीं। एनीबडी एल्स हु हैज पास? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं डॉक्टर हिना रशीद, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल से। लेडी विलिंगडन से आप? जी सर। अच्छा। सर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, लेकिन मेरी बहन जो है उन्होंने काफ़ी सारी अटेम्प्ट्स दी थी और एक मेरी सीनियर ने, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जी सारा कुछ छोड़ दो, सर के लेक्चर सुन लो। तो सर मैंने आपके 2 साल पुराने, 1 साल पुराने, 5 महीने पुराने जितने लेक्चर्स थे मैंने सारे सुन के सारे कंबाइन करके नोट्स बनाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और इनफर्टिलिटी का जो स्टेशन था, मोलर का जो स्टेशन था, सर वो जैसे आपने बताया था वो एज इट इज़ एग्जाम में आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हो गए। एग्जामिनर ने मेरे सामने एक में 7.5, एक में 8 नंबर भी लगा दिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो चलो। सर मैं आपको बहुत शुक्रिया कहना चाह रही थी। नहीं, बल्कि आपका मैं तो शुक्रिया। इमरान साहब से कह रही थी कि मैं पर्सनली भी सर को शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ आके, मैं तो लाहौर में ही होती हूँ। तो हाँ, जरूर आइए, जरूर आइए, हमारे हमीद लतीफ कभी भी आइए। जी सर। मुझे तो बड़ी खुशी होगी आपसे मिलकर। जी सर। मिठाई का डब्बा ना लेके आना, लेकिन। जी सर, मिठाई का डब्बा ले आएंगे। आप बताएं हाँ, आपको लेके कौन सी पसंद है। अच्छा ना लेके। नहीं, जी। आप खुद ही आइए। जी आइए। सर। आई लाइक टू डिस्कस विद यू योर प्लान्स, ताकि जी सर। मैं समझता हूँ उसकी भी आप सबको बड़ी जरूरत है, जो मैं आज कुछ 5-7 मिनट में वो बात करूंगा। और कोई पास हुए? आई? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। सर सारा मुकर्रम सर हेलो। हेलो सारा सर मैं डॉक्टर सारा फ्रॉम कराची सिविल हॉस्पिटल। मैं आपकी बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। पास हो गई? जी सर मैं पास हो गई। मैं आपको बहुत शुक्रिया करती हूँ। सर एक दफ़ा मैं बहुत रोती भी आई थी कि सर मैं फेल हो गई हूँ। और जो है मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की थी। तो सर मैं आपसे बहुत आपके शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप तो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंस्पिरेशन है। आपने मुझे बहुत सिखाया। आप मेरी बहुत लेक्चर मैंने आपसे प्रेजेंट करती थी। सारे स्ट्रक्चर डिस्कशन चाहे वो प्राइमरी एमेनोरिया से लेकर डायबिटीज तक। तो मैं आपकी बहुत हमेशा अभी इस दफ़ा नहीं प्रेजेंट किया था। पहले बहुत करती थी, फिर मैं साइलेंट लिसनर बन गई थी। तो बस फाइनली वो दिन आ गया। मैंने कहा मैं सर को बहुत शुक्रिया करूं। मैं सर आपको आपने मेरी बहुत हेल्प की। आपने मुझे इनिशिएटिव डेज सिखाया कि किस तरीके से बोलना है, कैसे 10 मिनट्स में आपसे डांटे भी खाई हैं और आपने हमेशा तारीफ करते थे। तो पता नहीं आपको मैं याद होंगी या नहीं, डॉक्टर सारा फ्रॉम सिविल हाँ, हॉस्पिटल हाँ, कराची। ये याद है, याद है आपका, क्योंकि आप काफी रेगुलरली प्रेजेंट करती थी। जी सर, फिर मैं और खामोश हो गई थी। मैं इतनी दुख में चले गई, मैंने कहा प्रेजेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अ, तो सर मैं मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का, कि मैं सर को आऊं आके सर से मिलूं। लेकिन मैं कराची में होती हूँ। अभी भी आप शायद आए थे कोई कॉन्फ्रेंस में जिना में। तो मुझे था है सर से मिलना भूल गई। मुझे बहुत जो शौक है आपसे मिलने का। आप ऐसा करें, अपना नंबर इमरान शफी को लिखवा दें। कराची में कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो इमरान आपको टेलीफोन कर देगा, उस कॉन्फ्रेंस में आ जाइए।
मैं मिल लूंगा आपसे। जरूर सर, या तो अगर मेरा कभी लाहौर में चक्कर लगेगा तो मैं आपसे आके हाँ आपके हॉस्पिटल में जरूर मिलूंगी इंशाल्लाह। सर मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का। मैं तो आपकी इतनी डाई हार्ट फैन हूँ। कराची के इतने प्रोफेसर्स, लेकिन लेकिन जो बात मुझे आप में लगी मेरे सुपरवाइजर में भी नहीं लगी होगी। और बस मैं तो बस पूरा टाइम डॉक्टर राशिद राशिद ही करती रहती थी अपने वार्ड के लोगों में भी जब बैठती थी। तो सब सब हैरान होते थे, तुम कहाँ से डॉक्टर राशिद के पास पहुंच गई। मैंने कहा ऑनलाइन। तो सर आपका बहुत बहुत एहसान है, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना इनकरेज किया कि मुझे किसी ने नहीं किया। सर मैं कभी नहीं भूल सकती। और मुझे बहुत फख्र है कि मैंने आपके साथ पढ़ा शुरुआत से इस प्लेटफॉर्म पर। और इमरान शफी साहब को भी बहुत शुक्रिया, उससे बड़ी बड़ी हेल्प किया। हमेशा मुझे बोलता था चलो कोई बात नहीं, आप ही प्रेजेंट कर लो, कोई वॉलंटियर नहीं मिल रहा। बड़े मसाइल हुए थे, बड़े लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, पूरा टाइम यही करती रहती है। तो मैंने कहा भाई जब सर बोलते हैं कोई भी नहीं है तो आप मुझे उठा लेते थे। सर मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जिंदगी आसान हो गई। बहुत परेशानी उठाई है इस एग्जाम के चक्कर में, जिंदगी खत्म हो गई थी। नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा इंशाल्लाह। यू विल मेक इट गुड गुड। और अभी मैं आइंदा आपको क्या करें उसकी भी बात करूंगा। जी खैर, सर, पर आई होप थैंक यू मुझे भी वेरी आप मच। जैसे प्रोफेसर मिले आगे भी। आप लोगों से, आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो इतना सिखाते हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आपकी पूरी टीम जैसे डॉक्टर यूसुफ लतीफ, सब लोग इतना अच्छा करते हैं माशाल्लाह से। बस अल्लाह करे मुझे मौका मिले आप लोगों के पास आने का। अल्लाह मियाँ खुद ही वसीले बनाने वाले होते हैं। तो बिल्कुल। सर आपका बहुत शुक्र एहसान है सर, आपको जितना शुक्रिया किया जाए कम है। मुझे मैं जिस तरह से आपने मोटिवेशन लोगों को देते हैं ना, इनकरेज करते, इतने प्यार से पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से कराची में कोई ऐसा नहीं है। और नहीं, बाकी मैं तो उल्टा आपको मोटिवेट, मैं तो उल्टा कहता हूँ आप फेल हो गए, फेल हो गए। तो ये मैं इतनी दफा दोहराता हूँ, वो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो बात फिर आपको याद रहे। जी सर। सर बस मैं सबकी यही रिक्वेस्ट है कि और लोग जो हैं बोले कि देखिए ये डिग्री इतनी आराम से नहीं मिलती। हर किसी ने बहुत पापड़ बेने, हर किसी ने बहुत एफर्ट्स करी हैं। तो दिल नहीं दुखाना है किसी ने कि हम अब फेल हो गए। और इस तरीके से बस यही सोचना है कि हर किसी का एक दिन है जिस दिन आप बोलती हैं हम परफेक्ट बन के निकलेंगे ना। तो मुश्किल से मुश्किल स्टेशन में भी आप खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाएंगे। 7.5 से 8 मिनट बस बोलते रहेंगे, एग्जामिनर बस हैरान होता रहेगा। चाहे वो मुश्किल से मुश्किल हो, चाहे वो एवी मेल्फॉर्मेशन हो, चाहे आप पढ़ के ना गए हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी हो या यूरोसेप्सिस हो, वट एवर इट इज, आपका कॉन्फिडेंस है जो वो करता है। और बस अब बंदे को प्रेजेंट करना चाहिए और अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। एंड दिस इज द की टू द सक्सेस। और मैंने हर किसी को प्रेजेंट किया, पता नहीं दुनिया जाए कितने लोगों को प्रेजेंट किया, जितने जितने मेंटोर्स अभी जिंदगी में आज तक मिले मुझे। लेकिन उस दिन था बस वो लक चल गई। तो इसी से लोगों को यही मैंने बोलना चाहिए कि कभी डिप्रेस ना हो। हर किसी की जिंदगी में जब होना होगा मिल जाएगी ये चीज। तो बाकी इसीलिए मैंने अपनी खुशी शेयर करना चाही। और मैं नहीं चाहती कि कोई और बुरा फील करे या क्या। बस एक जो चीज़ मैंने सीखी और बाकी आपको प्रेजेंट करें और आपसे सीखें। और यही आपका की टू सक्सेस है, कभी ना कभी मिल जाएगी खुशी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए, मैं ये कहूंगा आप सबसे जो इस कोर्स को अच्छा समझ रहे हैं, कि अपने साथियों को बताएं ये तो मुफ्त है। और टाइम भी मैंने काफी कन्वीनियंट रखा हो, 9 to 10, कि वो अटेंड करें फिर। अब ये तो बहती नदी है, उसमें हाथ धो लें। कोई इसमें लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है। इफ यू थिंक सर इज गुड, अपने दोस्तों को, सहेलियों से कहें। जी। सर हम लोग जैसे जॉब करते हैं ना, मॉर्निंग टाइम में हमारे लिए अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर मैंने आपका कोर्स तो ज्वाइन कर लिया था सर, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाती थी सर। मॉर्निंग में हमारा ओटी होता था, मंडे और वेडनेसडे। तो सर अच्छा। मैंने जिस दिन आपको एक एक केस सुनाया था लास्ट एग्जाम से 1-2 दिन पहले, तो उस दिन सर मैंने स्पेशल लीव ली थी। हम्म। तो सर इसकी टाइमिंग अगर नाइट पे हो जाए तो सबके लिए आसान होगा ना? नहीं, आप लोग जो कन्वीनियंट नहीं, नाइट जरा फिर कभी मुझे खाने पे जाना पड़ता है, शादी पे जाना पड़ता है, वो जरा वो मेरे एंड पे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन ये टाइम सुबह का हम इसको सैटरडे कर सकते हैं अगर आप लोगों को कन्वीनियंट है कि सैटरडे इज नॉट दैट बिजी इन द डिपार्टमेंट, तो फिर वो कर सकते हैं। या फिर आप ये रिकॉर्ड होके ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, देख लिया कीजिए जैसे सर आप। रिकॉर्डेड सारे सुनने हैं। सर एक्चुअली एग्जाम में ये हुआ है कि सारी डायग्नोसिस मेरी ठीक थी, लेकिन वही बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। हम्म, तो सर बोलने की प्रैक्टिस ना होने, सर एक्चुअली आपको सुनाएंगे ना तो फिर वो प्रैक्टिस ज्यादा होगी ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यू वेलकम। सर या तो हम सर डेज चेंज हो जाए या संडे रख लें अगर। संडे, हाँ संडे रखा जा सकता है, लेकिन मुश्किल, मैंने संडे भी रखा था एक बार। उस दिन अटेंडेंस और भी कम होती है, क्योंकि 7 दिन बाद संडे आता है, मोस्ट ऑफ यू आर मैरिड विथ किड्स, वो हस्बैंड भी होता है, वो भी जरा फिर आप लोगों को उतनी फुर्सत या फरागत नहीं होती। इस वजह से ये वैसे रखा गया, क्योंकि मेरे साथी फर्क साहब को भी ये सूट करता था और बाकी तो देखिए। सर अब सही है, टाइम ये बिल्कुल बेस्ट है। हाँ, ये वर्किंग डे है, लेकिन 1 घंटा आप रिक्वेस्ट करके अपने सुपरवाइजर या प्रोफेसर से कहे कि जी ये मुझे 1 घंटे की इजाजत दीजिए, डिपार्टमेंट में ही मैं टेलीविजन पे बैठ के ये सुन लूँ, तो जनरली आपको परमिशन, आपके हेल्पफुल होते हैं कि सुपरवाइजर को, ऐसा भी नहीं होता। तो इस वजह से ये रखा गया मैच। जी जी सर, शाम को फिर वो फैमिली भी, बच्चे भी घर होते हैं, फिर वो हाँ, तो रूटीनली टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। ये सही है, सबके लिए ही। जैसे आपको बेहतर हो। नहीं, मुझे ये वर्किंग डेज पे किसी दिन भी आप कहें वो ठीक है मेरे लिए, जी लेकिन जी सर। वीकेंड पे फिर कभी मैं इधर उधर हो गया, फिर वो मुश्किल हो जाता है। सर मुझे याद है आपने संडेज भी लिए थे एक दफा, याद है एक्सटेंडेड टॉक्स होने जैसे स्टार्ट हुए थे, तो आपने कहा था संडे को भी, तो आप संडे को भी क्लासेस लेते, लेकिन बाकी भी संडे को अटेंडेंस बड़ी कम होती थी। संडे को वैसे पता ओवरऑल बड़ा मुश्किल होता है, फैमिली टाइम होता है, शोर हंगामा हो रहा होता है, तो बड़ा मुश्किल होती है सर, सही है। चले अभी तो फिर यही रखते हैं। हाँ जी, चले जी, शाम कोई को और? फैमिली के साथ मुश्किल हो जाता है। एनीबडी एल्स? चले और नहीं तो भी मैं 10-15 मिनट के लिए आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जो पास हो गए या पास होने वाले हैं। ये बात उनके लिए, बात यह है कि आप इतनी ये इम्तिहान जो है, इसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, कठिन है, टफ है। दो तरह से ये टफ है। और आपके सुपरवाइजर को अगर अच्छा ना लगे, फिर भी मैं कहता हूँ दो तरह से टफ है। एक तो 4 साल की इसकी ट्रेनिंग है, 4 साल एक अरसा है, और ये वो पीरियड है जिसमें सम ऑफ यू मैरिड और सम ऑफ यू आर इन जॉब्स, वो सारा कुछ, तो इसलिए उसके साथ साथ पढ़ना भी और अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना, ये सारा कुछ, ये एक काफी डिमांडिंग है ये 4 इयर्स कोर्स, लेकिन आप उसमें से गुजर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने भी सुपरवाइजर हैं, सब आपको ओन नहीं करते कि ये मेरी बच्ची है, इसको पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। ये होनी चाहिए ओनरशिप, कि ये बच्ची जो है अब 4 साल के साथ लिए मेरे साथ टैग हो गई है, मुझे इसको सिखाना भी है, ऑल द स्किल्स, और फिर इसको पास भी करवाना सर सुपरवाइजर है। ने तो ये कभी सोचा ही नहीं होता, उन सर उन्हें पता ही नहीं होता उनके ट्रेनीज कौन कौन से हैं। फिर सर ये कोई भी नहीं चाहता ऐसा, कोई करता ही नहीं, कोई फेवर, कोई सिखाता ही नहीं यार, सो सिखा के निकाले। वो सवाल करते हैं और कहते हैं अच्छा कल पढ़ के आना।
अगर जवाब नहीं आता तो ये देख लेते हैं कि बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ता लिखता है नहीं, तो ड्यूटियों में लग रहा है, डोंकी वर्क कर रहा है, बस डिलीवरियां करा रहा है। तो बस अपना उल्लू सीधा करने वाली बात होती है ना, कहीं इमरजेंसी खत्म करनी है, तो बस यही करते हैं, यही किया है। और जब फेम चले पास खैर। ओवर होते हैं। अब और उनको सर जब पास नहीं करती तो फिर हंसती हैं कि आप पे ही आप में। आपने क्या करना है, हम आज ये डिस्कस करेंगे उनको। ना वो हमारे साथ मौजूद हैं, अंडर डिस्कशन है, इसलिए उनको उनका जिक्र ज्यादा नहीं करेंगे, अपने आप को करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कोई 40-50 साल, 50 नहीं, 69 से 98 तक, 31 ईयर्स मैंने पढ़ाया, प्रोफेसर की है। बिलीव इन मी, मैं ब्रैग नहीं कर रहा, ये जिक्र हो रहा है तो उसका मतलब, इतने सालों में मेरा रजिस्ट्रार कभी फेल ही नहीं हुआ था, एक दफा नहीं फेल हुआ। तो और दूसरा, मैंने सब रजिस्ट्रार्स के लिए शर्त रखी हुई थी कि वो इम्तिहान देने से पहले, मुझसे सर्टिफाई करवाने से पहले कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, कम अज कम 40 मेजर सर्जरी करेंगे मेरे सामने, फिर वो मैं सर्टिफाई करूंगा। वरना अगर जिसने 40 ऑपरेशन नहीं किए, उसमें सिजेरियन सेक्शन नहीं शामिल होते थे। सिजेरियन सेक्शन तो बहुत सारे आप कर लेते हैं, दूसरे ऑपरेशन गायनिकोलॉजिकल और ये, तो इस वजह से मेरे सारे रजिस्ट्रार उस जमाने के प्रोफेसर बने। वो रजिस्ट्रार जिसने FCPS दरमियान में कहा मैंने पास नहीं करना, मेरी शादी हो गई, मेरा ये हो गया, तो वो, उनको फिर मैं निकाल देता था, फिर मैं कहता आप छुट्टी करो, आप मेरे रजिस्ट्रार नहीं। तो दैट वाज द काइंड ऑफ वे आई हैंडल्ड और डेल्ट विद माय रजिस्ट्रार्स। और 1-to-1 क्लास उनकी तो मैं रोज लेता था। आपके लिए तो एक हफ्ते में एक है, वो भी 1-to-1 नहीं, लेकिन है सही। तो इस तरह से आपने एक मुख्तसरन बड़ा ही सख्त वक्त गुजारा है और गुजार रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरा हेल्प नहीं करता, आप खुद ये टारगेट बनाइए कि आपने अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है। आपने कम से कम जहाँ पे भी है 40 ऑपरेशन करके बाहर निकलना है। तो किसी पे मत कि वो आपको देगा, देता कोई नहीं है, आप लेंगे। कोई आए कि मैडम मैं ये कर लूँ, आपकी जो सीनियर है कोई, उसका नाम ले, उसको, वो मुझे असिस्ट करवा देगी, इस तरह से मेक सम रिक्वेस्ट। लेकिन आप 40 ऑपरेशन करके, और फिर इसी तरह अगर आपको ये अच्छा लगता है कि इस तरह का, आप अपने डिपार्टमेंट में एक दूसरे को इसी तरह ही बाय द वॉच एग्जामिन करें। क्यों हम एक दूसरे का इम्तिहान लेते हैं, ताकि वो जब में पूरा नहीं होता फिर रिव्यू करे कि कहाँ पे इसको बेहतर किया जा सकता है। यू कैन डू दिस, आई एम श्योर यू कैन डू दिस। तो ये तो हो गई कि मुख्तसरन बात आपकी ट्रेनिंग की, आपका जो भी किया आपने, और फिर पास होने की। जब पास हो जाए आप, सच पूछे कि मसला तो अब शुरू हुआ है। वो जो 4 साल आप सोचते रहे बस मैं पास हो जाऊं तो सब मसाइल हल हो गए, नहीं। आप फिर बेस लाइन पे खड़ी हैं आज जो पास हुई है। कल उन्होंने सेलिब्रेट किया, मुबारकें ली, मिठाई बांटी, और ये किया वो किया, खुशियां खुशियां खुशियां। अच्छी बात है खुशी होना, लेकिन आज सुबह जब उठी, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होना है, अब मैंने क्या करना है। ये बात जो है, आप अपने सामने रख के एक कप कॉफी का बनाए और फिर बैठ के सोचें। आपके पास 3-4 रूट्स हैं।
जो टॉप ऑफ द लिस्ट पे आप सब सोचते हैं वो तो ये है कि आपके सुपरवाइजर के साथ आप अब सीनियर रजिस्ट्रार लग जाएं, फिर उसी तरह सुपरवाइजर की अंडर ट्रेनिंग की तरह ही रह के फिर 2-3 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, फिर 4-5 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। आप प्रोफेसर साहब बनना चाहते हैं, बिल्कुल ये रूट नंबर 1 है आपके लिए। लेकिन ये सोच के आप फैसला कीजिए कि प्रोफेसरी तक पहुंचने में आपको 8-10 साल लगेंगे। प्रोफेसर बनने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये रूट पिछला एफसीपीएस करने का तो 4 साल का था, ये है 10 साल का। आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, बच्चे हैं या होने वाले हैं, ये सारा आपको प्लान करके अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करके फिर इस डायरेक्शन में फिर पहला कदम आप उठाएंगी, जाके अपनी मैडम को कहेंगी कि मैडम मैं तो आपकी दीवानी हूँ, आपके बस तारीफ कीजिए 2-4 और कहिए कि मैं तो आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, आप ही की ये वो। अगर आपको प्रोफेसर साहब बनने का शौक है तो, और ये 10 साल आपके पास है तो, अगर आपके पास इस तरह का कोई ख्वाहिश नहीं, ये 10 साल भी नहीं, और वो 10 साल में आपकी काफी रगड़ाई होती है, प्रोफेसर साहब को खौफ खतरा ही रहता है कि ये मेरा असिस्टेंट मेरी प्रैक्टिस ना छीन ले, तो आपको प्रैक्टिस भी नहीं करने देते या अच्छी तरह, या इधर उधर की कुछ रुकावटें होती, बट फिर ब्रेवली पुट अप विद दैट एंड फेस इट एंड यू विल अचीव इट। आप बन जाएंगी प्रोफेसर, इसमें कोई शक नहीं। एक तो रूट ये है। दूसरा रूट है कि आप कंसल्टेंट बन जाएं, लेकिन कंसल्टेंट बनने से पहले मैंने वो 40 ऑपरेशन वाली जो आपको एक बात कही है, वो अगर किए नहीं तो करके निकले यहाँ से। मैडम, आपकी सुपरवाइजर मैडम से कहे कि मैडम आपका इतना बड़ा मुझ पे रहम करम और आपकी नजर इनायत, इस तरह के लफ्ज कहे उनसे कि आपने मुझे एफसीपीएस करवा दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किल्स जो हैं, इसको लफ्ज कहें स्किल्स, ये थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए मैं अभी और आपके साथ ठहरूं, ताकि मैं ये, मुझे ये नहीं करना आता, ये नहीं करना आता, ये भी मुझे आप सिखा दीजिए प्लीज, ताकि मैं बाहर जाऊं तो आपके शागिर्द कहलाऊं तो मुझे ये ना कहे तुम्हें तो ये नहीं आता, जरा थोड़ा सा ओनस उसको उस पर डालें। और फिर 6 महीने साल एक और उनके साथ गुजार के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। मसलन मोटी सी बात है, आप में से बहुत सारी बच्चियां पास हो जाती हैं जो इन्होंने ना लेप्रोस्कोपी देखी है, ना की है, ना आती है। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने वेरियस टेक्निकली स्लिंग ऑपरेशन नहीं किए। बहुत सारे ऐसे होंगे ऑब्स्टेट्रिक्स में जिन्होंने उतनी गौर से नहीं सीखा डायबिटीज, कार्डियक, आईयूजीआर, ट्विंस, इनकी मैनेजमेंट। ये अपने जिसको कहते हैं ना पॉलिश ऑफ कीजिए अपनी स्किल्स, या मैंने पहले में कहा स्किल्स, इसमें कहा पॉलिश ऑफ कीजिए। आपको आती है थोड़ा थोड़ा बहुत, देखा हुआ है,
लेकिन उसको बेहतर कीजिए। जब आपके 6 महीने साल में बेहतरी हो जाए, इस 6 महीने साल आप कंसल्टेंट कहाँ पे बनना चाहती हैं, एक्सप्लोर भी करते रहे। कौन सा अस्पताल, कौन सी इंस्टीट्यूशन, कौन सा शहर, ये सारा आपकी फैमिली, हस्बैंड और सबको मिलके ऐसे फैसले करने होते हैं। सो इन्वॉल्व देम। लेकिन मैंने कहा 6 महीने साल और लगा के अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए। ये दूसरा रूट है। तीसरा है, आजकल पाकिस्तान में बहुत रवाज हो गया, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, क्या है, जो भी वजह जो भी हो, कि आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, आप और आपके मियाँ, आपकी फैमिली, आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं, आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल जा सकते हैं आप। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। देखिए, प्रॉपरली प्लान कीजिए। अगर आपने MRCOG करना है, एक जमाने में तो पार्ट 1 की रिलैक्सेशन हो जाती थी, अब नहीं है। उसका पार्ट 1, 2, 3, अब तो तीनों इम्तिहान पाकिस्तान में होने वाले हैं। वो उनकी तैयारी कीजिए और पास कीजिए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपका नॉलेज उस लेवल पे है अब, आज जब आपने इम्तिहान पास किया है, कि आप जो चाहेंगे इम्तिहान वो दे दें, थोड़ी सी उसकी फाइन ट्यूनिंग करने वाली होगी। मैं आपको ब्रैक करके अपनी कहानी सुनाऊं। जब मैंने MSCOG किया था, काफी मैंने पढ़ के किया था, काफी ठीक ठाक। उसके बाद मेरा इरादा हो गया FRCS करने का, जो कि अननेसेसरी था। उस जमाने में एक ही काफी होता था, ये MSCOG या FRCS। तो मैं FRCS का ध्यान देने गया, वाइवा, वो एडनबरा में मैंने FRCS किया था। वहां जब वाइवे में गया एडनबरा में, वो बाय रोल नंबर नहीं बुलाते, बाय नेम बुलाते इम्तिहान के बीच में। मैं जाके बैठा वाइवा के लिए, तो मुझे एग्जामिनर्स कहते हैं, डॉक्टर खान, टेल अस समथिंग अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। मैंने कहा, डू यू वांट मी टू टेल यू व्हाट इज इन द टेक्स्ट बुक्स, or what has been published, or what is not published as yet? एग्जामिनर को इस तरह से बात कोई कहे, एग्जामिनर को उसको नाराज करने वाली बात है, अपने आप की समझना। जब मेरा ये, तो दोनों एग्जामिनर काइंड ऑफ जाग गए कि व्हाट, मैंने यही पे दोहरा दिया। Obviously then they said, what is not published as yet? उस जमाने में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल एंडोमेट्रियोसिस में एक ट्रायल हो रहा था हैमरस्मिथ हॉस्पिटल लंदन में। I had spent some time at Hammersmith. मैंने वो ट्रायल को देखा था। मैंने कहा OCP, व्हाट? मैंने कहा OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, वेयर हैव यू सीन दिस और हर्ड दिस? मैं कहा जी, हैमरस्मिथ हॉस्पिटल लंदन। तो दोनों हमसे, well, when you go back, tell Professor Brown it will not work. At that stage, this was the concept. It will not work. पर लेकिन मेरे इस तरह जवाब देने से I kind of sailed through. उन्होंने मुझे और कुछ ना पूछा। So आप be full of confidence. Be full of confidence. अगर आपने MRCOG करना है, कोई ऑस्ट्रेलियन बोर्ड करना है, कुछ करना है, you can do it. क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरी का रगड़ा काफी देते हैं आपको।
आपको आता है, लेकिन आपके जैसे मैंने कहा फाइन ट्यूनिंग कर लीजिए उस इम्तिहान के लिए, यू विल हैव नो प्रॉब्लम, नो डिफिकल्टी। ये 3 रूट मैंने बताया आपको। पहला रूट तो ये कि अगर आप प्रोफेसर साहब बनना चाहते हैं, फिर मैडम की थोड़ी सी तारीफ कीजिए, थोड़ा उसको दाएं बाएं घूमिए, और पहली दफा तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जगह नहीं है, लेकिन आप लगे रहिए, लगे रहिए। मैं जब इंग्लैंड से ये दोनों क्वालिफिकेशन लेके आया, 9 महीने मुझे कोई नौकरी ना मिली, मैं घर पे बैठा रहा, रोज अपने माँ बाप को थ्रेट करता रहा मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली मिल गई। फिर मैं प्रोफेसर साहब भी बन गया, आपके सामने जो भी हूँ सब कुछ बन गया। तो आप भी इसी तरह, पहला रूट तो ये है। लेकिन आप, बहुत सारों की ख्वाहिश है कि टीचर बने, प्रोफेसर बने, क्यों ना, लेकिन ये एक टफ रूट है, लंबा रूट है, उसके हिसाब से ही इसकी तैयारी कीजिए। दूसरा रूट मैंने बोला कि आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, डोंट जंप एट इट। आज पास कर लिया, कल को जाओ ना। आप सेक्शन बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी वो जो स्किल्स है ना, सारी की सारी आपको नहीं आती। मैंने एक लेप्रोस्कोपी का नाम दिया, बहुत कुछ और तो यूरोगायनेकोलॉजी में नाम है, कुछ बहुत कुछ है, मैं आई डोंट नो। लेकिन वो जो नहीं सीखा या नहीं किया, अगले 6 महीने साल अपनी सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट करके उसी जगह रहिए, और वो अपॉर्चुनिटी अवेल कीजिए, ये जिसको कहते हैं स्किल इम्प्रूवमेंट की, वो कीजिए आप। तीसरा मैंने बोला, वेल, अगर जाने का इरादा है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आई लव पाकिस्तान, मेरे 4 बच्चे चारों पाकिस्तान में, चारों लाहौर में। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है, मैं उसको ये भी नहीं कहता क्यों। हर एक का आप लिबर्टी होनी चाहिए टू डिसाइड फॉर सेल्फ। तो उसके लिए बी कॉन्फिडेंट। आप मास्टर्स करना चाहती हैं, वहां जाने के लिए कुछ और कर लीजिए, बट डोंट गो विदाउट डूइंग दो स्टेप्स और एग्जामिनेशंस, क्योंकि वहां पहुंच के फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाती। वहां इतना वक्त नहीं होता, इतनी फैसिलिटी नहीं होती, ना कोई गाइड करने वाला होता है, बहुत सारे बच्चे बेचारे गुम हो जाते। तो ये तो मैंने कहा आपके करियर मेकिंग के लिए। नेक्स्ट, मैंने थैंक यू सो लंबा, मच सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई सर। आपकी बातें ही ऐसी होती हैं कि बंदे को आगे बहुत काम आती हैं हर स्टेप पे। थैंक यू सो मच, दैट्स क्वाइट रियलिटी। आपने इतने साल आपका एक्सपीरियंस है जो आप लोग गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप, सर मैं डॉक्टर वजिया हूँ फ्रॉम पेशावर एंड आई पास्ड इन दिस अटेम्प्ट। सर मैं अच्छा, आपसे सुपर स्पेशलिटी के बारे में थोड़ा सा आपकी एक एडवाइस मिनट मैं एक लेना चाह बात रही कह थी। दूं, फिर आपकी स्पेशलिटी की बात करते हैं। जी एक जी। थोड़ी सी, मैंने बोलते बोलते कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। खामोश इसलिए हो गया, देखे, पाकिस्तान में मेहनत करने की आदत मिडिल क्लास के बच्चों को है, ना अमीरों को है ना गरीबों को है, फॉर वेरियस रीजन, डिफरेंट रीजंस। हम सब जो डॉक्टर बने पाकिस्तान में, हम मिडिल क्लास से थे। मैं खुद मिडिल क्लास। माय फादर वाज लेक्चरर इन ए कॉलेज, ही यूज्ड टू टीच पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, उनको इल्म का, तालीम का पता था। उन्होंने, हम 2 भाई थे, मेरा छोटा भाई तो नेवी में था, बेचारा शहीद हो गया 71 में।
हम दोनों को बेस्ट स्कूल्स में भेजा, बेस्ट तालीम दी, बेस्ट सब कुछ किया, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो लेकिन मैं कहना ये चाहता था, हम पे इस मुल्क का बड़ा एहसान है, इस मुल्क का बड़ा एहसान है कि हम मिडिल क्लास से उठ के चाहे किस्म के डॉक्टर बन गए, स्पेशलिस्ट बन गए। अब इंशाल्लाह आप बड़े डॉक्टर, बड़े प्रोफेसर, बड़ा सब कुछ बन जाओगे। आपके लिए कल दरवाजा खुल गया आपके लिए सब कुछ करने के लिए। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही करने वाला हूँ, आप फाइनेंशियली भी कंफर्टेबल होंगे सूनर लेटर। 6 महीने साल नहीं तो यू विल बी ऑलराइट, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। डॉक्टर्स जनरली और स्पेशलिस्ट खास तौर पर फाइनेंशियली कंफर्टेबल होते हैं, अमीर नहीं होते, कंफर्टेबल। आप अपनी बदल का एक गरीब बच्चा, एक यतीम बच्चा, आपका मोहल्लेदार कोई हो, उसको डॉक्टर बनाएंगे। बस अपनी बदल दीजिए पाकिस्तान को। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए वो और बात, वो बदल देने वाली बात नहीं है। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार गरीब होगा, कोई मोहल्ले में गरीब होगा, कोई भी होगा, कोई ब्राइट सा बच्चा, अपना वक्त भी ना जाया करें, पैसा भी ना जाया करें, कोई ब्राइट बच्चा, उसको सपोर्ट कीजिए, अपनी बदल में उसको डॉक्टर बनाइए। मैं समझता हूँ अगर आप ये कर देंगी, आपने अपना कर्ज अदा कर दिया इस मुल्क को। कुछ हम देना भी सीखे, हमने लेना सीख लिया है सारी कौम ने, कुछ मुल्क को देना भी सीखें। तो आज मेरी बात खत्म हो गई। मैंने 2-3 बातें जो कही है प्लीज याद रखिए, और मैं इस तरह की इमोशनल तकरीर नहीं किया करता, लेकिन जब कोई मेरा स्टूडेंट इस तरह से पास हो के आए, मैं उसके सामने फिर इमोशनल जरूर हो जाता हूँ। इंशाल्लाह सर, सर डेफिनेटली है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपके ये आईवीएफ कोर्स जो होता है हमीद लतीफ हॉस्पिटल में, इसके लिए कोई स्कॉलरशिप मिलती है? अब हाँ, हमारी ट्रेन अप्रूव्ड है भाई CPSP। हमारी काफी सर बच्चियां स्कॉलरशिप देते हैं आप लोग, स्कॉलरशिप देते हैं? जो ट्रेनिंग में आता है, हम उसको जो कॉलेज की इंस्ट्रक्शन है वो मिलता है। मैं मुफ्त में बिलीव नहीं करता, बल्कि खासतौर मेरी तो लड़ाई रहती है मैनेजमेंट से कि तुम डॉक्टर को 60-70 हज़ार देते हो और जो FA BA पास है उसको 5 लाख 10 लाख देते हो। लेकिन खैर, जो कॉलेज की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है वो मिलता है उनको, स्टाइपेंड के ये नहीं स्कॉलरशिप। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपके वहां से कोई ट्रेनिंग करना चाहे आईवीएफ के लिए, मतलब ट्रेनिंग या डिप्लोमा करना चाहे, तो उसके लिए कोई एग्जाम या स्कॉलरशिप मिलती है कि जो मेरिट के लोग होते हैं उनको एक वो मिल जाए, फेवर मिल जाए, ये जो नहीं पे कर सकते? वो एज सच अप्लाई नहीं करते। मेरा बेटा हारून चलाता है वो, और उसके लिए हम काफी रेगुलरली कोर्सेज करते हैं जो उनको काफी ट्रेन कर देते हैं। आप कभी आके डॉक्टर हारून से मिल लीजिए, लाहौर आए तो। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं फायजा अली हूँ, उसका पूछना चाह रही थी असल में। ये फायदा आप आपसे ही पढ़ा है, आपसे ही पढ़ा है सर। आपकी मोहब्बत में हम लेक्चर जरूर लेते हैं, लेकिन कभी हमें मिल जाता है टाइम तो। तो आप डॉक्टर हारून से मिले, हम तो हाथों हाथ लेते हैं जो ट्रेनिंग के लिए आए, ताकि इस मुल्क में IVF सेंटर्स होने चाहिए 200, 1 मिलियन की आबादी पे एक, और है 20 भी नहीं है। तो हम तो बड़ा इनकरेज करते हैं कि कोई सेटअप करे, कोई सीखे, कोई करे। तो यू विल फाइंड हारून वेरी हेल्पफुल, आके उनसे मिल लीजिए। अच्छा जी, ये सर, तो ये मेरा क्वेश्चन था आपसे अबाउट सुपर स्पेशलिटी। जी सर, आप
क्या सजेस्ट करते हैं आपके जो वो सुपर स्पेशलिटी का कोई प्रोग्राम है जो आप ऑफर करते हो? ये हम आई लेप्रोस्कोपी सिखाते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिखाते हैं, ये आईवीएफ सिखाते हैं, इनफर्टिलिटी, इस तरह के हैं हमारे कोर्सेज। ये सब कुछ ही सिखाते हैं, जो भी आप में से सीखना चाहे। अब मैं अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन हमने पूछा तो बता दिया। हमारे पास ये सारे कोर्सेज हैं। चले, मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि इफ यू फाइंड दिस कोर्स यूजफुल, हेल्पफुल, तो फिर अपने दोस्तों से कहे कि हफ्ते में 1 घंटा ये सुन लिया करें, ताकि उनको कोई फायदा हो। मुझे तो पढ़ाने का शौक है, इरिस्पेक्टिव के कि वहां पे कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं। एक भी बैठी होगी तो मैं तो लेक्चर दे के, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर उसको एक को भी देने को तैयार। जी, मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब आप बोलो, आप पूछिए। सर आपके लेक्चर में भी 71 लोग हैं। 70। आज माशाल्लाह से। हाँ, ये तो अच्छी और बात। ये कभी कभी आपके 100 तक भी जाते हैं। नहीं, मेरी तरफ से तो 100 के 200 भी हों तो हमें तो खुशी होगी। कोई इसमें पैसे का लेन देन तो नहीं कि ज्यादा बढ़ जाएंगे तो पैसा हो जाए। नहीं सर, तो आपको सुनने में इतना अच्छा लगता है, आपकी हर बात आप इतनी प्योरली आप कहते हैं, बताते हैं, उस बहुत बड़ी बात है सर। माशाल्लाह, अल्लाह में आपको जिंदगी दे, सेहत दे और ऐसे ही आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। चले फिर, अगर कुछ और नहीं कहना किसी को तो अभी 10 मिनट है वैसे, तो पहले आज खत्म कर दे। मैं तो आज डायबिटीज पढ़ाने अस्सलाम वाला वालेकुम सर। हूँ। हाँ, डॉक्टर आसमा जी। सर जो फेल हुए हैं उनके लिए भी कुछ गाइडेंस दे दें कि किस तरह से अब स्टार्टअप करें। तो वो 10 मिनट मेरे पास है, कम से कम एक जो फेल हुई है वो बताए, क्या पूछा क्या बताया, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। बोलिए कोई। सर मैं भी फेल ही हुई हूँ। आप कलसूम, जी सर। आप ध्यान दिया था, जी सर। डिडंट मेक इट, डजंट मैटर। लेकिन बताइए कोई कहाँ पे डिफिकल्टी हुई? सर जैसे एक स्टेशन था फीकल स्वेलिंग का, तो वो मेरा के- पड़ा हुआ एक मिनट एक मिनट, क्या पेशेंट था? स्ट्रक्चर डिस्कशन थी फीकल स्वेलिंग पे। स्वेलिंग कहाँ थी? सॉरी एक मिनट सर। फीकल फीकल फीकल। टी टी सर सेल। इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, फीकल इनकॉन्टिनेंस। जी सर, तो वो इतना पढ़ा हुआ नहीं था, तो वो स्टेशन इतना अच्छा नहीं हुआ मेरा। और नहीं, एक मिनट, इसी पे जाते हैं। जी सर। पेशेंट को फीकल इनकॉन्टिनेंस, आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई? पेशेंट बैठी सर थी मुझे वहां के? इंफॉर्मेशन नहीं नहीं सर, सिनेरियो था 60 ईयर फीमेल थी। उसको जो है ना जस्ट फीकल स्टैनिंग हो रही थी क्लॉथेस पे। तो हाँ, फर्दर उस पे हमें रिलेवेंट हिस्ट्री और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशंस करवानी थी, और फिर हमें मैनेजमेंट बतानी थी। एक मिनट, मैं फिर दोहराता हूँ। आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई कि फीमेल 60 year old हैज फीकल इनकॉन्टिनेंस, अब जी फर्दर सर। उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये बोला? जी सर। और कोई इंफॉर्मेशन? वेरी गुड। अब अगर फीकल इनकॉन्टिनेंस है, उसको 60 साल की वो औरत है, इंस्टेंटली पहले आप सोचे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको, क्या सही। पॉसिबिलिटीज हैं उसको। पहली बात यह है कि अगर वो फीकल इनकॉन्टिनेंस अब है, तो ये गायनिकोलॉजिकल कॉज नहीं होगी, सर्जिकल कॉज होगी। क्योंकि उसकी लास्ट चाइल्ड बर्थ 20 साल पहले हुई होगी, 40 साल की उम्र में। जी सर। इसलिए हम ये नहीं कह सकते उसको 3rd डिग्री 4th डिग्री पेरिनियल टेयर हुआ उसकी वजह से है। सही सर।
तो हमारी लिस्ट में ऑब्स्टेटिकल कॉजेज नंबर 1 नहीं होंगी, ठीक सर। तो सर्जिकल कॉजेज नंबर 1 हो गई। अब अगर फीकल इनकॉन्टिनेंस है पर सर्जरी की कॉज सोच लीजिए नंबर 1। आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? मैं बोल देता हूँ, जी सर आप बोल दें। रेक्टल प्रोलैप्स। जी सर। नंबर 2 मलिग्नेंसी, कार्सिनोमा रेक्टम या कोलन। नंबर 3 रिसेंटली उसकी कोई सर्जरी हुई है, उसकी वजह से डैमेज हो गया, हमारी सर तरफ आ उसकी गया। कोई हिस्ट्री नहीं थी। अभी हिस्ट्री नहीं ना दी गई, आप कहेंगी हिस्ट्री तो सिर्फ ये दी गई 60-year-old फीकल इनकॉन्टिनेंस, बस और जी कुछ नहीं सर बताया फिर गया। पूछा था कि कोई हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है या नहीं, तो उन्होंने कहा कोई सर्जिकल काज नहीं है। अब फिर आपने एक डायग्नोसिस बोला ना, एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बोला कि पोस्ट ऑपरेटिव। जी सर। ऑपरेटिव गायनिकोलॉजिकल भी हो सकता है, जनरल सर्जरी, राइट। ये हो गई जी सर। आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब अगर पहला ये 3 का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, फिर बाकी दूर की बात हो जाती है। आपने नंबर 1 पूछना है कि अब रेक्टल प्रोलैप्स, प्रोलैप्स उसको अगर है, पूछे कि जी आपका जिस्म बाहर तो नहीं आता, वो कहती आता है कि वो बच्चेदानी वाला आता है कि रेक्टम या कोलन का आता है, वो बताएगी आप। वहाँ पॉलिप भी हो सकता है बड़ा सा। तो नंबर 2 के आपका रिसेंटली कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई आपके जीआई रेक्टम या कोलन में कोई ट्यूबर तो नहीं था जिसका ऑपरेशन हुआ। तो नंबर 3 के आपका कोई जिस्म बाहर आने का ऑपरेशन तो नहीं हुआ। और अगर ये सवाल सारे नेगेटिव हैं, फिर हम आ गए कि जी फिर ये कब से है और इसकी अब तक इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, बस ये करके फिर मैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और नीचे से जो भी करेगी, पहले मैं विजिबल देखूंगी, नहीं तो फिर प्रोक्टोस्कोपी करूंगी, नहीं तो कोलोनोस्कोपी करूंगी। आप यहीं पे हैं तो आप पास हो, क्योंकि नाउ वी हैव एंटर्ड जनरल सर्जरी जोन, नॉट गायनिकोलॉजिकल जोन, नॉट गायनिकोलॉजिकल जोन। तो आप यहीं पे खत्म। फिर अगर वो कहता है कि जी अकॉर्डिंगली आई विल पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जनरल सर्जन को बुलाऊंगी, वो ये सारा कुछ करके जो भी होगा करेगा। अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेक्टल प्रोलैप्स है, सबसे पहला है, तो प्रोलैप्स की रिपेयर जनरल सर्जन करेगा। वो टेफ्लॉन ग्राफ्ट डालेगा ऊपर से अराउंड रेक्टम एंड कोलन, ताकि वो एरिया नीचे को ड्रैग ना करे, वो ऊपर ग्राफ्ट जो है उसको होल्ड करेगा। ये है जवाब। अब आप बोलिए। मैंने आपको 2 बातें कही, एज 60 फीकल इनकॉर्डिनेंस, तो इसमें चूंकि 60 साल की उम्र में है तो ऑब्स्टेटिकल कॉज टॉप पे नहीं जाती, सर्जिकल कॉजेज हैं, वो सच्ची बोली। पहला तो रेक्टल प्रोलैप्स जो बड़ा कॉमन, फिर कोई पॉलिप या कोलन का कैंसर, फिर तीसरा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। एग्जामिनर फिर पूछे और फिर कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ दिस इनकॉन्टिनेंस इट कुड वेल बी डेटिंग बैक टू 20 years पोस्ट डिलीवरी। ये इस तरह से बोल दी। अगर 3 के बाद
वो कहती है और। जी बोलिए। आप कल जूम है ना? जी जी सर। तो सर जैसा मैंने बोला, क्या आपने ऐसा जी सर। बोला? सर मैंने जो है ना हिस्ट्री में ये रेक्टल प्रोलैप्स का और मतलब कोई रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी वगैरह का कहा था, और फिर स्फिंक्टर इंजरी वगैरह, मगर उन्होंने कहा सब कोई भी ऐसी चीज फाइंडिंग नहीं मिल रही, सारी चीजें नेगेटिव बता रही थी एग्जामिनर। तो फिर जो है ना इन्वेस्टिगेशंस में उन्होंने कहा तो फिर अगर कोई नहीं स्पेसिफिक। मिलती, एक मिनट सुन लीजिए। जी जी सर। अगर ये हमने सर्जिकल कॉजेज गिन ली तो फिर न्यूरोलॉजिकल हो गया। जी सर वो मैंने नहीं कहा था। हाँ, फिर वो न्यूरोलॉजिकल है। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक है, ना प्रोलैप्स है, ना पॉलिप है, ना कैंसर है, ना रीसेंट ऑपरेशन है, तो फिर न्यूरोजेनिक है, वो पैराप्लीजिया है उसको। जी सर मोस्ट प्रोबेबली न्यूरोजेनिक था, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने आके बताया था कि वो न्यूरोजेनिक था। हाँ, चले। और सर एक और केस था, मैं बताऊं? ये टाइम है ये तो। बोलिए बोलिए। आप कौन है? जी फातिमा? सर, डॉक्टर फातिमा। हाँ जी। सर पेशेंट थी 34 years old, पैरा वन विथ 2 miscarriages। सिनेरियो था, मतलब जो एक एग्जाम का 28 वीक्स पे फिर आई थी, और 24 वीक्स की सिम्फिजियो फंडल हाइट बीच थी। में मेरा टेलीफोन आ गया, दोबारा बोलिए। सॉरी सॉरी। 44-year-old पैरा 1+2। 34 पैरा वन, 2 miscarriages, ये हो गया। 28 वीक्स। 8 weeks। जी, ग्रेविडा 4 पैरा वन, 2 miscarriages, 28 वीक्स with 24 weeks symphysia fundal height, ये and last born was जो है so वो delivered at 36 years old, oh sorry 36 weeks, last born child at 36 weeks delivered। सब मोड ऑफ डिलीवरी भी नहीं बताई थी, इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। हाँ, गुड। ये ठीक। मैंने, अगर आप इसमें फेल हुई हो तो मैंने तो रिसेंटली ये किया था। इसमें सर क्या इसमें सर क्या पहले मेन? उन्होंने बताया कि हाउ विल यू डायग्नोज। नहीं, इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है आपके ख्याल में? मैं सर दोहराता हूँ। जी जी 34-year-old ग्रेविडा 4 पैरा 1+2, और आई है आपके पास 28 weeks के मनोरिया से, और हाइट ऑफ फंडस है 24 weeks। 24 वीक्स। जी सर। आपने ये बोला, बोलिए। जी सर। सर मैंने सर फिर उसके स्ट्रक्चर डिस्कशन या केस था, तो सर ने कहा कि आप ना हिस्ट्री ना लें, पहले जो मैं सवाल पूछते जाता हूँ आप मुझे उनका जवाब देते जाएं। ठीक हो गया सर? नहीं, और सर फिर उसको छोड़ो पहले। तुम्हारे माइंड में इस केस का आया क्या है, उस पे आते हैं। जी सर, मेरे जहन में ये आया कि अब सिम्फिजियो फंडल हाइट कम है, तो ये जो है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक हो गया? ना ना, या फिर तो सबसे वो पहले सर गलत वो है। अनश्योर ऑफ डेट। सॉरी। बीबी सुनते से ही ना क्यों भागी जा रही है? 28 weeks का एमेनोरिया, 24 weeks की हाइट ऑफ फंडस, पहला डायग्नोसिस इज नॉट अनश्योर ऑफ डेट। आईयूजीआर। जी सर। पहला डायग्नोसिस क्या है? सर मिस्टेकन मिस्टेकन डेट। डेज। रॉन्ग इन डेट्स। पहला डायग्नोसिस टॉप ऑफ द लिस्ट पे। आप पैथोलॉजी की तरफ क्यों जाते हैं, नॉर्मल की सॉरी तरफ? सर। जी 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 जी, यही कहा था उनसे। पहला ये मिस्टेकन डेट। सेकंड मैंने सर कहा कि जो है ना पेशेंट कि मैं जो है उसका स्कैन वो देखूंगी। तो सर ने कहा नहीं, आई एम आस्किंग ओनली हाउ यू विल डायग्नोज। हाँ, तो व्हाट, ये एक मुझे जवाब दें। आपका पहला डायग्नोसिस आपने गलत बोला ना, मेरे सामने अब कह रही है आपने ये बोला। आपने पहला डायग्नोसिस रॉन्ग इन डेट्स नहीं बोला। सर यही बोला था, बोला यही था सर। यहाँ मैं पे से मुझे मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन जी सर।
तो अगर रॉन्ग इन डेट्स है तो फिर कैसे डायग्नोज करते हैं? पहले हम उसका मेस्ट्रुअल साइकिल पूछते हैं, शॉर्ट अबाउट डेट्स पूछते हैं, फिर क्विकनिंग पूछते हैं, फिर 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड पूछते हैं, फिर 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड पूछते हैं। एथी पास। सर वो हमने सारा यही किया ऐसे ही। ऐसा ना बोलो, नहीं, ये भी है आज का मैसेज आप लोगों को, ये भी है। ये नहीं हो सकता आपने सारा सही बोला हो फिर आप फेल हो गए हो ना। जैसे आपने अभी भी wrong in dates was not your first diagnosis. IUGR was your first diagnosis. अगर आप पहला डायग्नोसिस आपको या तो होता ना वो साथ ब्लड प्रेशर देती, उसका ब्लड प्रेशर 140/90 या 160/90, फिर मैं मानता आपका IUGR नंबर 1 होता। यहाँ तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी नहीं गई, इसलिए इसमें है ही रॉन्ग इन डेट्स। नाउ आई ऐड टू दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई कि उसका ब्लड प्रेशर 140/90। यही सर पेशेंट, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ तो फिर मुझे रॉन्ग इन डेट्स ही है ना, फिर रॉन्ग इन डेट्स। फिर सवाल क्या पूछोगे तो ये पूछोगे LMP, शॉर्ट अबाउट मेस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलरिटी ऑफ इट, और फिर उसका 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड, फिर 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड, फिर डेट ऑफ क्विकनिंग। ये 5 सवाल पूछने थे, इसमें पास होती। चले, मेरा ख्याल 10:05 हो गए। नहीं सर, उन्होंने मुझे एक दिया कि जो है ना आप लेस देन 10% है फीटस, जो है ना उसका 20 वीक्स का नॉर्मली स्कैन। तो अगर वो 20 वीक्स पे तो सन में वो 10% फर्टाइल में है, तो फिर वो दो बातें होगी। एक, स्मॉल है, कोई कॉम्प्लिकेशन के बगैर, कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, पहला डायग्नोसिस। फिर दूसरा हो गया IUGR जो आपने बोला। चले, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। एक बात मैं इनको कहना चाहूंगी, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो आपकी जो दोनों बुक्स है ना, ऑप्स और गायनी की, वो बहुत अच्छी है। तो इन लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ उस बुक्स में समझाया गया है। तो मेरा ये भी कहना था कि उन बुक्स ने भी बहुत फायदा दिया। थैंक यू सो मच सर। और सर आप मेरे गवाह यहाँ पे जो होंगे पास हुए, कि मैंने कभी अपनी किताबों को प्रमोट करने की बात नहीं की। नहीं सर, प्रमोट करने की बात नहीं है, लेकिन मतलब ये कि जब जो फेलियर हाँ, होती है वो पूछती है कि कौन सी बुक्स नहीं हैं, क्या है, वाकई किस तरीके आपकी से। बात सही है। आई फील इट्स ए गुड बुक, हाथ में रखने के लिए हैंड बुक। आप जरूर ले लें, इजीली अवेलेबल है। फिर ये सारी बातें उसमें लिखी हुई। सर थैंक यू इस्लामाबाद सो में मच जो सर। सर जो पास हुए थे सर 2 अक्टूबर को, सर उनका ये केस आया होगा, अगर वो उन्होंने उन्होंने कैसे लिया था इसको? जो पास हो यहाँ बताइए। वेरी गुड, गुड सजेशन। ये हिना, गजाला और सायरा, अगर आप अभी भी मौजूद हैं तो बोलिए ये स्टेशन आपने कैसे जवाब दिया? नहीं सर वो ये चले। स्टेशन मेरा नहीं था, मेरा स्टेशन में ये नहीं था, मेरा दूसरे दिन था। 2 अक्टूबर या सर। चलो मेरा जी, 3rd को था सर जी। ओके जी, खुदा हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर, थैंक थैंक यू यू। सर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू सर, थैंक यू।